चलिए भाई, अभी जो पूरे देश में चल रहा है कि कश्मीर के जो बैसरन घाटी है और वहाँ पर जो एक आतंकी हमला हुआ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें घटित हो रही हैं दोनों राष्ट्रों की तरफ से, दोनों देशों की तरफ से, उसके बारे में आज की क्लास होगी। छोटा-सा प्रयास रहेगा हमारे तरफ से कि जो घटनाएँ घट रही हैं, उन घटनाओं के साथ-साथ और उस आतंकी हमला और उस आतंकी हमले के पीछे मंशा क्या थी पाकिस्तान की, उसके साथ-साथ भारत के द्वारा की गई कार्रवाई और उसके काउंटर यानी उसके जवाब में पाकिस्तान के द्वारा की गई कार्रवाई और उन सब कार्रवाइयों के जो उनके निहितार्थ निकलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इन सब माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इस समय पे यही एक सुर्खी छाई हुई है। क्या कारण था कि यही वजह यही समय मिला उस पाकिस्तान को यहाँ पे अटैक करने का, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी हमारी समझ है उतने के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम से लेकर के और एक नॉर्मल लाइफ में एक सामान्य जागरूक समाज के परिप्रेक्ष्य से या एक नागरिक के परिप्रेक्ष्य से आपका भी दायित्व उसको समझना, केवल ये नहीं है कि आप प्रतियोगी परीक्षा देख रहे हैं तभी आपके लिए जानना आवश्यक है। घटना बहुत सामान्य सी है कि सामान्य सी नहीं है, बस एक उसको बोला जाए तो कहने के लिए वो सामान्य सी घटना है, 2 लाइन की घटना है। और उस 2 लाइन की घटना का इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा वो आज के वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। क्या घटना है कि कुछ दिन पहले कश्मीर के बैसरन घाटी, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ पर जब पर्यटक अपना पिकनिक मना रहे थे या वहाँ पे घूमने टहलने गए थे, तो उस पर कुछ आतंकवादी आए। हालाँकि वो आतंकवादी जो एलईटी यानी लश्कर-ए-तोयबा के बाद का जो उसका सहयोगी संगठन था, द रेजिस्टेंट फ्रंट, उसने यानी टीआरएफ ने उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ली है कि उसके द्वारा ये करवाया गया हमला। वहाँ पर आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं, पर्यटकों से उनका जाति पूछते हैं, जाति नहीं पूछते हैं, ध्यान रखना, धर्म पूछते हैं कि आप किस धर्म के हो। अगर उसमें से मान लो कोई गलती से कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए उनको नंगा करना, यानी उनका खतना हुआ है नहीं हुआ ये चेक करवाना। दूसरी बात है, अगर वो भी चलो मान लो वेरीफाई होगा तो कलमा पढ़वा करके दिखाना। अब ये जो नृशंस घटनाएं हैं या शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, शर्मनाक घटनाएं, अगर नहीं कर पाए ये सारी चीजें उनके क्रॉस एग्जामिन में या एग्जामिनेशन में, अगर आप फेल हुए तो आपको गोली मार देना। 26 लोगों की जान गई, जिनमें से अगर जो उसी मुद्दे को आधार को बना करके देखा जाए कि जो धर्म के आधार पर ये चला था, धार्मिक आतंकवाद के आधार पर चला था, उसके हिसाब से देखा जाए तो केवल केवल उसमें से एक व्यक्ति मुस्लिम था, जो वहाँ का लोकल जो खच्चर चलाते हैं, क्योंकि उस जगह पर जाने के लिए 2 ही जगह, मतलब 2 ही तरीके हैं, तो आप खच्चर से जाओगे और या तो आप पैदल जा सकते हो, उसके अलावा और कोई तरीका था नहीं। तो एक मुस्लिम और दूसरा एक क्रिश्चियन छोड़ करके बाकी 24 हिंदू हैं। उसके अलावा 2 विदेशी पर्यटक को छोड़ करके बाकी सारे के सारे पर्यटक कहाँ के हैं, वो थे भारतीय थे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से थे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि देश का एक हिस्सा, जहाँ पर दूसरे हिस्से के लोग जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, क्योंकि उसको मतलब एक धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। एक अपने एक जो ज्योग्राफिकल रीजन है, अपना जो टेरेन छोड़ करके एक दुर्गम टेरेन पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स के शौकीन जो लोग हैं, वो सारे लोग जाना चाहते हैं। और पूरी की पूरी कश्मीर की इकोनॉमी इसी आधार पर चलती है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई बड़े पैमाने पर आप कंपनी या फर्म की स्थापना नहीं कर सकते। हाँ, करने को कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन होगा, अनस्टेबल होगा। साथ ही साथ टूरिस्ट इकोनॉमी उस पूरी कश्मीर के लोगों की आजीविका का एक साधन था। अब जब से ये घटना हुई है, तब से पूरी की पूरी वैली सूखी पड़ी हुई है, टूरिज्म वहां पे जा नहीं रहा है लोग। तो क्या रीजन है? और उसके बावजूद में अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था तो कुछ कथित बुद्धिजीवी हैं जो यूट्यूब पे आकर के पॉलिसी एनालिसिस करते हैं, घटनाओं का विश्लेषण करके वो ज्ञान देते हैं। और उनका ज्ञान एक बहुत सिंपल था उसके जवाब में मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचती है तो कृपया वो इसका एक बार जवाब दे देंगे। ठीक है,
उनका कहना है कि अगर इनको पता था कि बैसरन घाटी में या पहलगाम में, बैसरन घाटी या पहलगाम में इतनी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आए हुए हैं, तो वहां पे सुरक्षा बल क्या कर रहे थे, वहां पर जो भी डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, वो क्या कर रहे थे। मतलब बहुत सामान्य सवाल है। एक तरफ आप दावा करते हो कि कश्मीरी लोगों क्या, या कश्मीरी लोगों का कि पूरे भारत के सभी लोगों को निष्ठा का अधिकार होना चाहिए। आप कोई व्यक्ति टूरिज्म के लिए जाता है, पर्यटन के लिए जाता है, वो अपना प्राइवेट टाइम, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाता है कि चलो ठीक है, कुछ सीखेंगे, समझेंगे, लोगों को वहां की दिनचर्या समझेंगे। अब ऐसे में आपको 24 घंटे बंदूक की नोक पर या एक सर्विलांस सोसाइटी में, हालांकि आज हम सर्विलांस सोसाइटी में ही रह रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपके फोन के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आप पर निगरानी रखी जा रही है या रखी जा सकती है, दोनों चीजें। लेकिन अगर उसके बावजूद आपको जो लगातार आपको बंदूक की नोक पर, जहां पे आप नजर उठा करके घुमाएं, जिधर देखें उधर आपको केवल सुरक्षा बल ही नजर आ रहे हैं, तो फिर आपको उस पिकनिक का, उस पर्यटन का क्या मतलब है। तो बात ये नहीं है कि सुरक्षा बल या सरकार पर कोई सवाल, सरकार से सवाल तो होना चाहिए, जेन्युइन है, मेरे भी सवाल हैं, आपके भी होंगे, सबके होने चाहिए। लेकिन क्या यह सही है कि आपको किसी भी एक स्थान को लेकर के जो थोड़ा सा अतिवाद की तरफ मान सकते हो, शुरू से रहा है, थोड़ा सा वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित रहा है, तो वैसी जगह पर अगर आप जाते हैं जो पिछले 2-3 सालों से, 3-4 सालों से थोड़ा सा शांत एरिया है, शांति से गुजर रहा था, लोगों को विश्वास में लाने का, ये जो विश्वास निर्माण के जो भी उपाय होते हैं, सरकार उन सब पर कार्य कर रही थी। अब आखिर वैली में या घाटी में लगातार सुरक्षा बलों को रखा जाएगा, पर्यटक जाएंगे, उनके साथ दो सुरक्षा बल, दो कदम पे सुरक्षा बल उनको नजर आएंगे, तो क्या ये कश्मीरियों पर जो विश्वास करने का या विश्वास निर्माण का है, वो सफल होगा या नहीं होगा। उस बात का जवाब जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो मुझे दे दें। पहला, निष्ठा का अधिकार। दूसरा, 24 घंटे सर्विलांस सोसाइटी पे रहना। सर्विलांस सोसाइटी ये नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है, देखा जा रहा है, आपके समक्ष आप चाय पीने जा रहे हैं, वहां 2 गार्ड खड़े हुए हैं, 2 सुरक्षा बल खड़े हुए हैं, आप कहीं पे बैठे हुए हैं, वहां पे 4 सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, तो आपको कैसा लगेगा उस चीज को लेकर के। सामान्य जीवन की बात बता रहे हैं, सामान्य मैदानी क्षेत्र में आप है, जहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं होती है, वहां पर अगर पुलिस दिन में, रात की तो बात छोड़ो, दिन में अगर आ जाए आपके चौखटे पर, आपके प्राण सूख जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो चाहे वो आपसे एक गिलास पानी मांगने ही क्यों ना आया हो। और ऐसे में आप सब कह रहे हैं कि वहां पर जहां जहां पर्यटक है, वहां पे लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। तो ये खैर रही उनकी बात, लेकिन जो वास्तविकता है कि आज हर एक नागरिक को अपने स्तर पर जो भी वो कर रहा है, उस स्तर से उठ करके बिना किसी राजनीतिक लाभ के, बिना किसी ऐसे अपने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। और ये आवश्यकता भी है, ये आपके एक भारत के नागरिक होने के नाते, अपने राष्ट्र के सम्मान के नाते, उसकी पहचान के नाते। कश्मीर कभी नहीं था किसी का, हमेशा भारत का रहा और हमेशा भारत का ही रहेगा। ठीक है, इस ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, आज जो हमारा मुद्दा है थोड़ा थोड़ा भावनात्मक है, भावावेश में नहीं बहना है कि चलो ठीक है, वहां पर जो घटनाएं हो उसके काउंटर करने के लिए आप जहां पर हो वहां पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दें, क्योंकि उनकी साजिश तो भाई यही हो सकती है कि आखिर 19 के बाद से, जब से 370 को समाप्त किया गया, उसके बाद से अगर वैली शांत क्यों है। दूसरी तरफ वहां पे लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस है, बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, सिंध में चल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान अशांत है, तो उनको भी तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए अपनी जनता को भटकाने के लिए, तो यही सही। इवन चाइना तक क्या नाम है, पाकिस्तान पर अविश्वास की नजर से देख रहा है, जो उसका सबसे बड़ा, जिसकी गोद में बैठ के खेल रहा है पाकिस्तान ना, वो अभी तक अविश्वास के नजरिए से वो देखना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में क्या करेगा वो, जो उसके पास है वही करेगा। और आज से नहीं, आजादी से लेकर के जब से 2 राष्ट्र बने, वो चाहता वो भी तब भी अपनी प्रायोरिटीज को अलग करके वो विकासात्मक कार्य कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उसकी पॉलिसी क्या है, भारत का विरोध, कश्मीर का विरोध। ठीक है, भारत विरोध और कश्मीर विरोध के अलावा मेरे भाई उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। उसकी विदेश नीति में मेंशन है कि गिविंग 1000 कट्स, कि भारत को 1000 घाव देने हैं। ब्लीडिंग इंडिया की पॉलिसी, कि भारत जब तक खून के आंसू रो रहा है उसको रुलाया जाएगा, ये उसकी पॉलिसी है।
और वह मुल्क आगे जाकर के बड़े बड़े मतलब वैश्विक मंचों पर हमको मानवाधिकार के पाठ, हमको मानवता के पाठ, हमको शांति प्रियता के पाठ पढ़ाता है। और जिस ऐसे जो वो एक ऐसा राष्ट्र भारत जिसने अपनी आजादी के साथ साथ पंचशील, सह अस्तित्व, गुट निरपेक्षता, जब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, उस जगह पर उसने कहा कि हम किसी एक सैन्य गुट का साथ नहीं रखेंगे, हम किसी न वारसा के साथ चलेंगे न नेटो के साथ चलेंगे। और ये राष्ट्र जाकर के भारत पर दबाव डालने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सीटो और मीटो दोनों की सदस्यता लेता है, यानी जो अमेरिका समर्थित ग्रुप था उसमें जाकर के शामिल होता है। और शुरुआत से इसका एजेंडा रहा, किसी भी एक भाषण में किसी भी पाकिस्तानी जो हुक्मरान है या वहां के जो भी क्या नाम है आला अधिकारी हैं, उनके एक भाषण आप देख लो किसी भी वैश्विक मंच पर या सामान्य प्रेस वार्ता में, अगर वो 5 लाइन बोलेंगे तो 4 लाइन उसमें से भारत होगा और कश्मीर होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं है उनके पास। क्योंकि क्या लेकर के जाएंगे, है ही क्या उनके पास। पहली चीज तो ये ध्यान में रखिए, क्या कहेंगे कि हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, आओ इस पर विकासात्मक कार्य करते हैं मिलजुल करके, या हमारी डिफेंस बहुत अच्छी, या कंप्यूटर साइंस में बहुत आगे हैं, या नॉर्मल सामान्य विज्ञान या ह्यूमैनिटीज में बहुत आगे हैं। भाई जो उनके पास है वही तो बेचेंगे, वही तो परोसेंगे, उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। ठीक, ये सारी चीजें अपने जगह पे अलग हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है हम उस पर चलते हैं कि क्या चीजें हुई, कैसे हुई। घटना पहले भी बता चुका हूँ, पूरी तरीके से वो किसी, ये बात ये नहीं है कि चलो निंदा करने, ये अक्षम्य घटना है। निंदा करना तो समय गया अब उस चीज का, अक्षम्य घटना है, उस पर किसी भी प्रकार का क्षमा वो राष्ट्र पाने के काबिल नहीं। वह घटना बहुत वही चीज है, पुरानी क्या एकदम से तरोताजा। क्या हुआ कि बैसरन घाटी पे हमला, और वहां पर पहलगाम में 26 लोगों की आतंकी हमले में मृत्यु, यही घटना। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, भारत ने क्या किया, पाकिस्तान की तरफ से अपने क्या रिस्पॉन्सेज हैं उन पर हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ कि जैसे जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो भारत में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, उसने एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम की मंजूरी दी है। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कह लो, या उसको सबक सिखाने के लिए कह लो, या उसको चारों तरफ से उसकी घेराबंदी करने के लिए कह लो, या आर्थिक नाकेबंदी, या जल कूटनीति, वाटर डिप्लोमेसी के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास था। तो भारत ने उस तरीके से 5 सूत्रीय कार्यक्रम की मंजूरी दी है। और ये बात पहले ही बताया जा चुका है कि लश्कर तोयबा का जो क्या नाम है सहयोगी संगठन टीआरएफ ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ली है। अगर हम टीआरएफ की बात करें तो टीआरएफ का उदय 2020 में होता है, इससे पहले ये कोई संस्थान नहीं था। टीआरएफ 2020 में इसका उदय होता है, और उदय के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कि 2018 तक आते आते एलईटी के जितने भी ठीक है शीर्ष नेतृत्व करता थे उन सबका खात्मा हो जाता है, और 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को सस्पेंड किया जाता है, या उसको समाप्त घोषित किया जाता है। यानी अब कश्मीर पर भी पूरा भारत का संविधान लागू होना शुरू होता है। सीधी सी बात है, यानी इसके 370 के तहत जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसकी समाप्ति कर दी जाती है। उसके बाद से वैली में या घाटी में उन सारी चीज़ों को फिर से, कि भारत को विरोध के लिए, कि अगर कोई घटना इसके बाद भारत करता है, कोई आक्रमण करता है या किसी भी प्रकार की चीज़ें करती हैं होता है, तो उस पर फिर से भारत को वैश्विक मंचों पर उसकी बुराई करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाए। ठीक, और इसी टीआरएफ की बात किया जाए तो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के एक कानून 1967 के एक कानून के तहत, उसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत इसको प्रतिबंधित घोषित किया हुआ है भारत में टीआरएफ को। ये तो इस आतंकी संगठन की बात होगी, चाहे वो एलईटी की बात हो चाहे टीआरएफ की बात हो। अब बात आती है कि जो 5 सूत्री कार्यक्रम दिया गया उसका क्या मकसद है। सबसे पहला किया गया सिंधु नदी जल समझौते का निलंबन कर दिया गया। ठीक, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां प्लस सिंधु, उनके जल बंटवारे को लेकर के, क्योंकि दोनों ये सारी 5 नदियां अंततः मिल करके भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। अब ये सस्पेंशन किया गया कि जो जल विज्ञान से संबंधित जो लाभ हो सकते हैं पाकिस्तान को, उससे उसको क्या कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। दूसरा क्या रखा गया कार्यक्रम के तहत कि अटारी वाघा सीमा चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। अटारी वाघा सीमा चेक पोस्ट
वह चेक पोस्ट जिससे पाकिस्तान के लोगों को भारतीय लोगों के बीच आवाजाही का माध्यम था, वह चेक पोस्ट जिससे वस्तुओं या व्यापार होता था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और इसका एक चीज ध्यान में रखना कि इतना कहा गया कि भारत में रह रहे जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, वैध दस्तावेज हैं, उनको मौका दिया गया है कि 1 मई तक आप भारत को खाली करो। 1 मई 2025 तक भारत को खाली करो, कोई आवश्यकता नहीं। अगला क्या किया गया कि सार्क वीजा छूट योजना को रद्द करना। सार्क जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, उसके माध्यम से उसके सदस्य देशों को एक दूसरे देशों में आवाजाही के लिए, एक दूसरे देशों में व्यापार के लिए, और ठीक है, उसके लिए एक छूट प्रदान की गई थी, यानी उसको प्रायोरिटी दी जाती थी। और सार्क वीजा के तहत 3 ईयर का वीजा प्रदान किया जाता था। और ऐसे 28, हाँ कितने, 24 विशिष्ट, कितने, 24 स्पेसिफिक विशिष्ट व्यक्तियों को ये छूट प्रदान की गई थी, जिसमें से आपके कलाकार हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, राजनयिक हो सकते हैं, जजेज हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, इन सबको थोड़ा छूट प्रदान की गई थी। उस सार्क वीजा छूट को क्या कर दिया गया, रद्द किया गया है। 1992 में इसको शुरुआत की गई थी। कब, 1992 में इसकी शुरुआत की गई। उसके अलावा पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार, जितने भी पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार भारत में इस समय थे, विद्यमान थे, उनको अनवांटेड पीपल यानी अनवांटेड पीपल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि भारत के लिए वो क्या है, अवांछित सदस्य हैं। अनवांटेड पीपल डिक्लेयर करके उनका समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ राजनयिक संबंधों के अंतर्गत जो पाकिस्तान में जो भारत का दूतावास है, वहां पे जो संख्या अभी तक 55 थी, उसको घटा करके 30 कर दिया गया, जिससे द्विपक्षीय जो क्या कहते हैं वार्ता थी, उनको में भी कमी लाई जा सके। किसी भी प्रकार की वार्ता ना करने के मूड में है, ना आवश्यकता भी है इस चीज की। तो ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम सुरक्षा मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, उसके द्वारा ये घोषित किया गया है। ये सारी चीजें फैक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। अब एक बात आती है कि आखिर क्या मजबूरी है पाकिस्तान की ये सब करने का। तो पहले 3 बातें ध्यान रखना कि पाकिस्तान की अपनी अस्थिरता है। अस्थिरता किन किन मामलों पर है, सबसे पहले आर्थिक मामलों पर, क्योंकि जहां भी जाते हैं कर्जे मांगने जाते हैं। ठीक, या तो अगर विदेश गए होंगे 2 ही काम होगा, या तो भाई दे दो कुछ, और या फिर क्या होगा, हाथ फैलाने के बाद भिखमंगे हैं, या तो फिर क्या होगा, कुछ दे दो, और या फिर भारत का रोना रोएंगे कि भारत काम नहीं कर रहा, सही नहीं कर रहा। उसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। आर्थिक प्लस उनके यहाँ के अपने जो एक हिसाब से आप गृह युद्ध ही कह सकते हो, इस स्तर पर पाकिस्तान इसके कगार पर खड़ा हुआ है। चाहे बलूचिस्तान की बात हो, चाहे सिंध की बात हो। ठीक, वो दिन देर नहीं है कि जैसे 71 में अलग हुआ था बांग्लादेश, वो दिन दूर नहीं है। संभवतः निकट खुशखबरी आएगी आप लोगों के समक्ष कि एक देश का और जन्म हुआ है दक्षिण एशिया में, वो बलूचिस्तान हो सकता है या तो सिंध हो सकता है। ठीक, तो वो उसकी अपनी अस्थिरता, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। अब किसी तरीके से अपने, पहली चीज तो ये है कि इन दोनों संकटों की वजह से जो वहां की आम जनता है, आम जनमानस है, वो प्रभावित हो रहा है। 600 रुपये 700 रुपये किलो आटे का चला जाना, ये सामान्य थोड़ी ना होता। उसके बाद तुम तुलना कर रहे हो कि भारत से जहाँ पे 30-35 रुपये मिल जाता है। ठीक, तो वो सारी चीजें, आम जनता परेशान है, तो उनको भी किसी ना किसी मुद्दे पे उलझाए रखना। कार्ल मार्क्स ने कुछ सोच के ही कहा होगा कि धर्म और राष्ट्रवाद दोनों अफीम है, क्योंकि जब भी ऐसा मुद्दा आता है तब भी क्या होता है, चाहे धर्म का मुद्दे की बात हो, चाहे राष्ट्र के मुद्दे की बात हो, बाकी सारे मुद्दे दब जाते हैं, तो उनको इस मुद्दे पर उलझाना। ठीक, उसके अलावा और क्या हो सकता है, इसकी क्या कह सकते हैं उसको, जियो पॉलिटिकल फैक्टर। एक तो भारत की जो कश्मीर नीति बदलाव आई है उसको लेकर के, स्पेशल स्टेटस को समाप्त करना, पूरे भारतीय संविधान का उस पर लागू होना, हर एक तरीके से उस पर विकास कार्यों को प्राथमिकता देना, ये सारी चीजों को लेकर के। तो उसमें यह है कि अगर कश्मीर जो उसका उनका अपना मुख्य मुद्दा है, किसी भी मंच पर, वैश्विक मंच पर, अगर वो शांत हो गया, वहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई, तो जो उसका अपना दावा कश्मीर को लेकर के है कि वहां पर माइनॉरिटीज का, मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं या अल्पसंख्यक है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो कैसे रख पाएगा। तो एक उसका अपना एजेंडा एक ये हो सकता है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय अलगाव की स्थिति में वो चल रहा है। कैसे कि एक ध्यान रखना, अमेरिका, ठीक, क्योंकि अफगानिस्तान से जब से अमेरिकी सेनाओं की वापसी हुई है,
तब से अमेरिका का पाकिस्तान का मतलब अमेरिका के लिए पाकिस्तान का किसी भी प्रकार का रणनीतिक महत्व नहीं बचा है। पहला चीज ये ध्यान रखना, अमेरिका की बात हो या फिर गल्फ कंट्रीज की बात हो, ठीक, जो खाड़ी देख के देश हैं उनकी बात हो, और उसके साथ साथ चाहे चाइना की बात हो, चाइना भी तो अपना इकोनॉमिक फायदा देखेगा कि भाई इनके पास है ही नहीं है कुछ, तो कहाँ से उसके साथ व्यापारिक भागीदार बन सकते हैं। इस चीज को ध्यान में, इन सारे देशों का अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान से विश्वास हट रहा है। पाकिस्तान कुछ समय में क्रेडिट क्राइसिस के मुद्दे पर चल रहा है वो, तो एक ये अंतरराष्ट्रीय अलगाव की बात है, तो इसी बहाने कहीं से अटेंशन मिले उसको, और उसका आर्थिक संकट, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, ठीक, महंगाई गगन चूम रही है, उसके साथ और क्या हो सकता है, बलूच में विद्रोह चल रहा है, खुद ऐसे आतंकी गतिविधियों से जिनको मतलब बात वही है ना कि पाल लोगे, अगर भोजन नहीं दे पाओगे तो परेशान आपको ही करेगा, काटने आपको ही दौड़ेगा। तो उन सारी चीजों को लेकर के तो आर्थिक संकट उसका अपना है। तो तीसरा क्या है, वैश्विक भू राजनीति को संदेश देना कि दक्षिण एशिया में आज भी मैं ताकतवर हूँ। भाई ताकतवर आपको आतंकी घटनाओं से ताकतवर आपको कोई नहीं समझ लेगा। ताकतवर समझना होगा तब कब समझेगा, जब आप विज्ञान के मामले पर, नवाचार के मामले पर, ठीक, शिक्षा के मामले पर, शांति के मामले पर अगर कार्य करोगे, जब अगर कहीं पर बोलने जाओगे तो 4 देश आपकी बात सुनेंगे, तब आप पावरफुल में गिने जाओगे। ये नहीं है कि 4 लोगों को भेज करके कलमा पढ़वा करके उनको गोली मार देने से, इससे ताकतवर नहीं सिद्ध होता, इससे कायरता सिद्ध होती है। और सारे पूरा विश्व आज थू थू कर रहा है। और वैसे कौन सा संदेश देना चाहते थे कि जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आना चाहते थे वो ना आए, वो तो आए। समय वही था ना, क्योंकि भारत अपने जो क्या कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है, पहले हम नॉन अलाइनमेंट थे, उसके बाद से मल्टी अलाइनमेंट बहुपक्षीय समझौतों की बात करते हैं, और उन व्यापार वाणिज्य के लिए गल्फ देशों के साथ, खाड़ी देशों के साथ हम समझौता कर रहे हैं। जैसे अभी उदाहरण की बात बताएं कि सऊदी अरब में जब बाब्स के तहत मंदिर का निर्माण किया गया तो पाकिस्तान ने उसका विरोध जताया, और उसके बाद में जब उससे कहा गया, बातचीत हुई कि भाई ऐसे आप मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, जवाब क्या आया, भाई इस्लाम मेरे यहाँ पनपा, मेरे यहाँ से बना, जमीन मेरी, सरकार मेरी, यहाँ के लोग मेरे, वहां के रहने वाले, भाई तू कौन है बोलने वाला, मुंह बना के रह गया जो अपने आप को बड़ा इस तरीके से समझ रहा था। तो वो एक समस्या है बड़े पैमाने पर, जो वैश्विक भू राजनीति को संदेश देना। क्या संदेश देना चाहते हो, प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा है द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के, उन्हीं द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यानी वहां के उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं, और उस क्षेत्रीय शक्ति को प्रदर्शन करना, वो शक्ति का प्रदर्शन आतंकवाद के माध्यम से नहीं होता है, जहां तक मेरी समझ है। निहत्थे को मार करके कोई शक्ति का प्रदर्शन, जब आप बंदूकधारी हो, कौन सी शक्ति का प्रदर्शन आप कर लिए हो, कौन सा आपका वाहवाही हो जाएगी। और उसका हो सकता है ये प्रयासों की इसी के माध्यम से ही सही बातचीत होना शुरू हो, ठीक, तो हो सकता है उसका अपना एक लक्ष्य हो। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इस क्या कहते हैं शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। ठीक, अगला बात जो हमारा रहेगा वो है सिंधु नदी जल समझौते को लेकर के, IWT 1960 को लेकर के। समझौता क्या था, ये बात समझ लेना कि कराची में, ठीक, विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। लगातार सिंधु नदी जल विवाद को लेकर के 9 वर्षों की चर्चा चली, और 9 वर्षों की चर्चा के बाद एक फाइनल मुकाम पर हम लोग पहुंचे थे, वो इस बात को लेकर के। ठीक, अगर इसकी सिंधु नदी जल समझौते की हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखना, जो सिंधु उसकी सहायक नदियों को 2 कैटेगराइज किया गया, एक पूर्वी नदियों के तौर पर, दूसरा पश्चिमी नदियों के तौर पर, 2 तरीके से उनको बांटा गया। पूर्वी नदियों में हमने रखा रावी, व्यास और सतलज को, रावी, व्यास और सतलज को। वहीं पश्चिमी नदियों की तरफ रखा गया था सिंधु, झेलम और चिनाब। ये 6 नदी, इनके जल के मध्य बंटवारा किया गया। ये नदियां भारत के हिस्से में आई, और वो भी
ये बात ध्यान रखना, वो भी कैसे, अप्रतिबंधित उपयोग को लेकर के, यानी भारत, ठीक, इनका क्या क्या, उसका एक शब्द होता है उसको बोलते हैं सीमित लेकिन गैर उपभोग उपयोग करेगा इन नदियों के पानी को लेकर के, यानी रन ऑफ रिवर के रूप में बनी रहेंगी, पानी का बहाव नहीं बंद होगा, उसके बाद वो एग्रीकल्चर के कामों के लिए, बिजली उत्पादन के लिए भारत इनका प्रयोग कर सकता है। और बाकी ये 3 नदियां पाकिस्तान के लिए आरक्षित की गई। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए आरक्षित कर दी गई बची हुई 3 नदियां। अब इस समझौते में पाकिस्तान का फायदा था, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो पूरे सिंधु नदी प्रणाली के 80% पानी पाकिस्तान के पास जा रहा था, लगभग 80% का पानी के आसपास उसके पास जा रहा था। और फिर देखा जाए इसी सिंधु नदी जल समझौते के तहत एक अस्थाई सिंधु जल आयोग पीआईसी का गठित किया गया, और इसके तहत कहा था कि जो साझा लाभ की जो चीजें हैं उनके ऊपर वार्षिक वार्ता और सहयोग की जाएगी। साथ ही साथ एक त्रिस्तरीय समाधान तंत्र की बात की जाती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 पक्ष के लोग ही हैं, लेकिन उसके साथ जो मध्यस्थता किया था विश्व बैंक, और या फिर आवश्यकता पड़ने पर मध्यस्थता न्यायालय के द्वारा इसकी मध्यस्थता की जाएगी। ये सिंधु नदी समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है प्री में भी, मेंस में भी, इन्हीं तरीके से, ठीक। कौन सी 3 नदियां का पानी भारत को मिला था? रावी, ब्यास और सतलज। इन पे निर्मित जितने भी बांध होंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं होंगी, उनको ध्यान रखना, इनकी सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखना, साथ ही साथ इन नदियों के बारे में भी ध्यान रखना। साथ ही जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, उनसे संबंधित भारत की चुनौतियां क्या हो सकती हैं और संरचनात्मक चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें भी ध्यान रखने योग्य है, ठीक। अच्छा, ये चलो सिंधु नदी जल समझौते को लेकर के यही है, वही सारी बातें हैं। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, किशनगंगा है या नीलम नदी है, और ये झेलम है, क्योंकि किशनगंगा नदी पर हम किशनगंगा परियोजना कर रहे हैं, का विकास कर रहे हैं, और साथ ही साथ रतले जल विद्युत परियोजना का विकास कर रहे हैं। ये पूरा सिंधु नदी प्रणाली है, तो इसको ध्यान में रखना। कोई बातें वही लिखी गई हैं जो अभी हमने डिस्कस की। अगले पॉइंट पे आते हैं कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर के 2023 में भारत ने एक नोटिस दी थी, और वो नोटिस थी किशनगंगा और रतले परियोजना को लेकर के, कि भारत जल विद्युत के क्षेत्र में, क्योंकि भारत को अपना कार्बन कटौती भी करना है, ग्रीन हाउस गैसेज में उत्सर्जन भी कम करना है, तो उसके लिए किशनगंगा और रतले पर जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए उसने नोटिस दी थी, और पाकिस्तान के साथ समझौते में संशोधन का अनुरोध किया था। चाहता विकास कर लेता, क्या कर लेते वो लोग, लेकिन फिर भी जिस एजेंडे के साथ हम लोग चलते हैं कि भाई चलो अगर द्विपक्षीय समझौता हुआ है या बहुपक्षीय समझौता, उस समझौते का हम सम्मान करते हैं, उनके प्रावधानों का सम्मान करते हैं। संशोधन के लिए भारत की तरफ से निवेदन किया गया पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान ने इसको, ठीक है, ये सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन है, इसको लेकर के उसने क्या किया, इसको नजरअंदाज कर दिया, इसको खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों परियोजनाओं को रन ऑफ रिवर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। किसके रूप में? रन ऑफ रिवर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक प्रवाह को रोके बिना जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा। यह ध्यान रखना कि नदियों का जो प्रवाह है उसको रोका नहीं जाएगा, और उसके रोके बिना जल विद्युत प्रवाह को क्या किया जाएगा, उत्पादन जल विद्युत उत्पन्न किया जाएगा। इसी बात को लेकर के 2024 में क्या है, 2024 में भी IWT के संशोधन व समीक्षा, इन दोनों की बात भारत के द्वारा की गई थी। रीजन ये समझ लेना कि IWT में संशोधन हो सकता नहीं है, तो सिंधु नदी जल समझौते का अनुच्छेद 12 क्लॉज 3 इस बात की परमिशन देता है कि समझौते के माध्यम से आप इस प्रणाली पे संशोधन कर सकते हैं। उसका जो सेक्शन कौन सा है, 12 सब क्लॉज 3, कि समझौते में संशोधन किया जा सकता है।
समझौते में क्या किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है इस बात के, यानी दोनों देशों के मध्य समन्वय के माध्यम से। और फिर अंततः पहलगाम आतंकी हमले के बाद 2025 में भारत ने IWT को निलंबित कर दिया। ठीक, सिंधु जल समझौते को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर वाटर डिप्लोमेसी जो जल कूटनीति में बदलाव किया, और स्पष्ट संकेत या संदेश ये है जिसको आप लोग ध्यान रखना कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, कि आप हमारे यहाँ पे जो आपकी पॉलिसी है, ब्लीडिंग इंडिया की पॉलिसी, उसको अपनाएं, भारत पे लगातार आतंकी हमलों को प्रायोजित करें, और हम आपके मानवाधिकारों के नाते, मानवता के नाते, बहुत अच्छा बनने के नाते, शांतिदूत होने के नाते हम आपके यहाँ वाटर फ्लो को बनाए रखें। तो खून और पानी एक साथ अब नहीं बह सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। अब ये कह दो कि निलंबित करना ना करना ये कानूनन सही है या नहीं सही है, तो एक चीज और ध्यान रखना, वो ध्यान रखना वियना कन्वेंशन का। वियना कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय जो या अंतरराज्यीय नदी जल विवाद को लेकर के बात की जाती है, इस बात की अनुमति देता है कि यदि परिस्थितियां और स्थितियां बदल जाती हैं तो आप इस संधि को या समझौते को क्या कर सकते हो, उसमें परिवर्तन कर सकते हो, सस्पेंशन कर सकते हो। अब इससे ज्यादा परिस्थितियां क्या बदलेंगी, ये कोई मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्यों नहीं करना चाहिए या कर दिया गया तो सही है या गलत है, ये आप लोग अपने हिसाब से तय करिएगा, क्योंकि जब ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन इस प्रकार की बात कहते हैं तो ऐसा तो है नहीं, और दूसरी बात है इससे खराब परिस्थिति हो नहीं सकती। अब इस पूरे के पूरे परिवर्तन का जो निहितार्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, निहितार्थ मतलब क्या हुआ कि इसका अपना प्रभाव क्या पड़ेगा, उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला है कि भारत सिंधु नदी जल प्रणाली के प्रबंधन में उसका अधिक लचीलापन हो जाएगा। जैसे अभी तक क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ बहुत सारा गाद या तलछट लेकर के चलती हैं, जिसको आप अवसाद कहते हैं। वो अवसाद तली में उसके जमा होते चले जाते हैं अगर आप डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं तो उनकी सफाई के लिए पानी की, मतलब उसको भरना आवश्यक होता है, पानी की आवश्यकता होती है बड़े पैमाने पर। तो उस पर जो विभिन्न परियोजनाएं हैं भारत की जो चल रही हैं इन नदियों पर, उनकी सफाई के लिए अब चरम मानसून पर बहुत बड़े पैमाने पर पानी बरसे और भर जाए, इस पर भारत की निर्भरता अब नहीं रहेगी। तो चरम मानसून पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, यानी वेस्टर्न रिवर्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी हैं, सिंधु है, चिनाब है और झेलम। सिंधु, चिनाब और झेलम पर अब परियोजनाओं को बनाने में तेजी लाई जा सकेगी। अब इन पर परियोजनाएं आप बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, इस पर अब पाकिस्तान के सहमति की आवश्यकता या पाकिस्तान की निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्या हो सकता है कि एक चीज ध्यान रखना कि भारत के पास थोड़ा सा अवसंरचनात्मक दिक्कत है, तो इसका तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवसंरचनात्मक दिक्कत है। अवसंरचनात्मक दिक्कत क्या है, पानी को स्टोरेज की, पानी स्टोरेज के साथ साथ पानी को मोड़ने की, उसकी एक समस्या बनेगी, लेकिन मतलब तरीके से अपनाया जा सकता है। 4 दिन के लिए रोक दें, आधे घंटे के लिए खोल दें। ठीक, 4 दिन प्यासे पानी ना पहुंचने से मर जाए, 1 दिन बाढ़ से निपट जाए। अब करना तो कुछ पड़ेगा ही ऐसे ही करके, तो ये भारत का अपना निहितार्थ हो जाएगा। तो भारत का तो फायदा ही फायदा है, डैम बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, हमारा कार्बन कटौती का बढ़ जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान में जल और आर्थिक संकट आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान के निहितार्थ की बात की जाएगी तो वहां पर क्या होगा, जल और आर्थिक संकट आ जाएगा। उसका बेसिक रीजन है कि पूरे पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी जल प्रणाली पर ही निर्भर है। 80% का एग्रीकल्चर इन्हीं पर निर्भर है, और अगर वह सिंधु नदी जल समझौते को निलंबन करके उसको रोका जाता है तो खाद्य सुरक्षा संकट, नगरीय जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन संकट जैसे संकट आएंगे, और हो सकता है पाकिस्तान इसके माध्यम से वहाँ का जनमानस, वहाँ के प्रशासन शासन के खिलाफ हो और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, वो हालांकि है ही है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये पूरी प्रणाली पाकिस्तान के जीडीपी में 25% का योगदान देती है, एक दो नहीं, पूरे 25% का योगदान देती है।
तो अगर उनकी जीडीपी घटेगी या उस पर कोई या अर्थव्यवस्था पर संकट उत्पन्न होगा, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इन दोनों कारणों की वजह से क्या बढ़ेगी, सुभेद्यता बढ़ेगी, वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान की क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी। अगर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है भारत ने पानी रोका, पानी को अचानक छोड़ दिया, बाढ़ आ गई। अभी तक क्या होता था, पानी छोड़ने से पहले क्या किया जाता था, उसको इन्फॉर्म किया जाता था, उनको एक पहले से उनको सूचना प्रदान की जाती थी, जल संसाधन प्रबंधन को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के। अब पाकिस्तान ऐसे में क्या करेगा, एक तरफ उसकी पूरी कृषि तबाह हो रही है, दूसरी तरफ वहाँ की जीडीपी है, तीसरी तरफ वहाँ पर एक आराम से उसके विभिन्न प्रांतों में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, चौथा यहाँ से जल संकट या बाढ़ संकट की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो पाकिस्तान कर क्या सकता है। सबसे पहले तो फिर से वहीं जाएगा कहाँ पर, जिसने इसकी मध्यस्थता की थी, विश्व बैंक की, और फिर से मध्यस्थता करवाने का प्रयास करेगा। मान लो वहां से भी काम ना बने तो फिर कहाँ किसके पास जा सकता है, फिर ये बात सोच के बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिर चीन के पास जाएगा, और चीन के पास जाएगा या फिर इस्लामिक सहयोग जो संगठन है उसके पास जाएगा कि किसी तरीके से इस मुद्दे को सॉल्व करवाने का कृपा करो या प्रयास करो। लेकिन समस्या क्या आएगी, जो आर्थिक, क्योंकि कोई देश तुम्हारे साथ कब आएगा जब उसका अपना हित भी दिखेगा। पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, संकट के मारे तुम मरे जा रहे हो, हर जगह पर भीख मांगने ही जा रहे हो, तो जब आर्थिक संकट आपके समक्ष होगा तो आप कोई ठोस जवाबी कार्यवाही नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी समस्या बन के आएगी पाकिस्तान के समक्ष, और इससे वो लोग अनजान है। ठीक, और इसी के साथ साथ इसके जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान ने क्या किया, शिमला समझौते 1972 को रद्द कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ कब था, 1971 का युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1971 के वार के बाद, इस वार के बारे में केवल पढ़ करके एक बार देखना, क्या तबाही मचाई थी बांग्लादेश में इन लोगों ने। अगर उस तबाही को अगर आपको समझना हो तो ध्यान रखना, जब अवामी लीग के जो मुजीबुर रहमान को वहां पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बननी थी, और ये लोग इस्लामाबाद में उनको सरकार बनाने नहीं दे रहे थे, उसी अवामी लीग की नेता कौन है, शेख हसीना है। ठीक, तो वो से एक समस्या थी, जब अवामी लीग के नेता वहां पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और वहां पर भाषाई के तौर पर दो चीजें थी, पहला पूर्वी पाकिस्तान के नेता को स्वीकार न करना, दूसरा बांग्ला भाषी क्षेत्र में जबरदस्ती क्या कहते हैं उसको थोपना, उर्दू भाषा को राजभाषा के तौर पर। भारत ने 14 भाषाएं संविधान में अपनाई थी राजभाषा के तौर पर, इनको दो अपनाने में दिक्कत हो रही थी। किस तरीके की इनकी पूरी संविधान सभा उनके सलाहकार थे, थोड़ा सा सीख लेते, भारत से ही सीख लेते, अन्य लोगों से सीख सकते थे। और फिर जब 1971 में वार हुआ, वार होने के बाद जब वहां के 93,000 लोगों, सॉरी सैनिकों का, लोगों कह रहा हूँ, सैनिकों का जब भारत के द्वारा आत्मसमर्पण कराया गया, उसके बाद ये शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी के बीच में, और वहां के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। ठीक, क्या क्या प्रावधान रखे गए थे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संदर्भ दिया गया कि जो प्रस्ताव संख्या उसका 47 था, उसके माध्यम से जनमत संग्रह कराया जाना था कश्मीर में, कि कश्मीर होगा किसका। 1947 में जब कबीलाई या जो वहाँ ट्राइबल के भेष में इन्होंने अपनी सेनाएं भेजी थी, मतलब ट्राइबल लोग तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ इनकी सेनाएं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती, ये पाकिस्तान ने स्वयं एक्सेप्ट किया है यूनाइटेड नेशन में, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि हाँ, उन कबीलाइयों के बीच में, उन जनजातीय समुदायों के बीच में हमारी सेना के लोग भी थे। तो उसके बाद में क्या किया गया था कि होगा कि कश्मीर किसका होगा, ये वहाँ की जनता तय करेगी, और उसके लिए 2 शर्तें थी। पहला, पाकिस्तान अपनी सेना वापस हटाएगी एलओसी से, उसके बाद सूचित करेगी, फिर भारत अपनी सेना हटाएगी, और जनमत संग्रह किसके कहाँ पर होगा, वो कश्मीर प्रशासन यानी श्रीनगर प्रशासन के अधीन होगा। हालांकि आज तक नहीं हुआ, उसका हवाला ये अभी तक देता रहता है। दूसरा क्या हुआ, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा, और यह समाधान भी कैसा होगा, द्विपक्षीय होगा, कि अगर दोनों देशों के मध्य, दोनों राष्ट्रों के मध्य कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव या विवाद होता है, तो उसका शांतिपूर्ण समाधान का आपस में मिलजुल कर समाधान खोजा जाएगा, किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच या मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होगी। संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का, उनकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन करेंगे। कहाँ पालन किया भाई, 1984 सियाचिन, 1999 कारगिल, दोनों जगह अतिक्रमण किया ना। 72 का समझौता है, और आरोप हम पर लगाता है। ठीक, अगला क्या था
एलओसी का पुनः निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि चलो ठीक है एक देश और बना था, उसके जवाब में तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के साथ फिर से सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और राजनयिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनका सामान्यीकरण किया जाएगा कि आराम से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ युद्ध बंदियों की रिहाई की जाएगी, और ये युद्ध बंदियों की संख्या कितनी थी? 93,000 थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था किसी देश के साथ, द्विपक्षीय वार में होगी, तो भारत ने 93,000 सेनाओं के उनके जो लोग थे सैनिक, उनकी रिहाई कर दी थी। तब ये सारी चीजें तो हुई। अब क्या होगा कि इसके सस्पेंशन से क्या क्या हो सकते हैं कि पहला, कि जो द्विपक्षीयता के संघर्ष के आधार पर जो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात यहाँ पर की गई थी, वो भी द्विपक्षीय तरीके से अब वो भागेगा अंतर्राष्ट्रीयता की ओर। और अंतर्राष्ट्रीयता में क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यूनाइटेड नेशन के पास जाएगा, नहीं सुनेगा, चाइना के पास जाएगा, नहीं होगा, तो इस्लामिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीओ के पास जाएगा, इन्हीं लोगों से जाकर के मदद की गुहार करेगा, इस्लामिक सहयोग संगठन तक। दूसरा, प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध, वो तो चला ही रहा है, वो संधि के या समझौते के उल्लंघन ना उल्लंघन, उसके सस्पेंशन की बात ही नहीं है। पहलगाम में हुआ, वो हुआ क्या है? प्रॉक्सी वार ही तो है। ठीक, कूटनीतिक और सैन्य तनाव, वो तो लगातार बना हुआ है, उसके सस्पेंशन ना सस्पेंशन से क्या फर्क पड़ता है? और बहुपक्षीय सहयोग पर प्रभाव पड़ेगा, खासकर जो विभिन्न मंच है जहां पर हम सार्क जैसे मंच हैं, जहां पर हम साझा करते हैं, जिन मंचों को एक साथ साझा करते हैं, उनके सहयोग पर प्रभाव पड़ेगा। आतंक विरोधी, और खैर आतंक पोषित वाले को आतंक विरोधी गतिविधियों पर, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे देश से उम्मीद करना कि आतंकवाद के विरोध में, टेररिज्म के विरोध में हमारी बात करेगा, तो मूर्खतापूर्ण होगी। जयशंकर का एक स्टेटमेंट था, उसका स्टेटमेंट सीधा सा था कि आतंक का पीड़ित देश और आतंक को पोषित करने वाला देश एक साथ एक मंच पर बैठ करके आतंकवाद के मुद्दे को डिस्कस नहीं कर सकते। द विक्टिम ऑफ टेररिज्म एंड परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म डू नॉट सिट टुगेदर टू डिस्कस टेररिज्म, ये भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का कथन है। तो उनसे क्या उम्मीद रखना कि आतंकवाद विरोध को लेकर के वो कोई कार्य करेगा? कूटनीतिक सैन्य तनाव चलता आ रहा है, सीमा पर अस्थिरता है ही है। प्रॉक्सी वार फिर से वही बात है, कितनी बार कर चुका, पुलवामा है। अभी पूरा घटनाक्रम एक क्रम से आपको बताएंगे कि लगभग 99 के बाद से लेकर के या जो इस सदी में कितनी घटनाएं कश्मीर को लेकर के हुई हैं, और वहां पर हमेशा उनको टारगेट किया गया, मुसलमानों के अलावा किसी को अन्य धर्म को टारगेट किया गया। तो ये सारी चीजों निहितार्थ है। अब ये चीजें तो हैं, लेकिन भारत को कौन सी नीति अपनानी चाहिए सिंधु नदी जल सस्पेंशन के अलावा? सबसे पहला है कि प्रतिरोध क्षमता का सुदृढ़ीकरण करें, निगरानी प्रणाली को बढ़ाए, स्मार्ट फेंसिंग पर कार्य करे, बाढ़ का कायदे से निर्माण करे। इन सारी चीजों का अगर बेहतर प्रबंधन करके निर्माण करेगा तो उनकी भारत की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, और उधर से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की संभावित घटनाएं हैं उसमें कमी नजर आएगी। दूसरा क्या हो सकता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उपयोग करना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर के आतंकवाद को लेकर के जो पाकिस्तान की अपना समर्थन है उसको उजागर करना, और उजागर करने के साथ साथ उसकी वैश्विक स्तर पर उसका विरोध को इकट्ठा करना। उसका रीजन क्या है? एक बात ध्यान रखना कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर 51 है, चार्टर 51 इस बात को लेकर के सदस्य देशों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है कि आतंकवाद के खिलाफ आपको सामूहिक कार्यवाही करनी चाहिए। अगला क्या है कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का प्रभावी प्रयोग करना, FATF का प्रभावी प्रयोग करना, जिसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन 1989 में किया गया था, बात ध्यान रखना, कब? 1989 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के जो OECD है, OECD क्या है? आर्थिक सहयोग व विकास संगठन है, वो वहीं पर उसका मुख्यालय है। FATF का गठन क्यों किया गया था? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और जिसपे बाद में टेरर फंडिंग को शामिल किया गया। अब एक वैश्विक निगरानी संस्था है, अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो क्या करती है? धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण, इन दोनों को रोकने का प्रयास करती है। ये इसका कार्य है FATF का। इसका प्रभावी प्रयोग कैसे किया जा सकता है?
क्योंकि ये दो लिस्ट बनाती है। एक लिस्ट होती है उसको बोलते हैं ब्लैक लिस्ट, और दूसरी लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में किनको शामिल किया जाता है? जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को समर्थन करते हैं। ग्रे लिस्ट में किनको शामिल किया जाता है? जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे सुरक्षित देश माने जाते हैं, हालांकि वो समर्थन नहीं करते हैं और या उनका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध भी नहीं करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके पास सुरक्षा उपाय उतने नहीं है कि जिससे आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन को रोका जा सके, और ये जो समर्थन करते हैं। अब भारत क्या करे? इन सारे मुद्दों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के समक्ष उजागर करे और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की मांग करे। क्या करे? ब्लैक लिस्ट करने की मांग करे। एफएटीएफ में ध्यान रखना कुल मिलाकर के 39 सदस्य देश हैं, जिसमें से 37 देश हैं और 2 संगठन हैं, जिसमें से यूरोपीय यूनियन और खाड़ी परिषद है, खाड़ी सहयोग परिषद। ये दो कुल मिलाकर 39 संगठन है। भारत को 2006 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था और 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य मान लिया गया था। तो ये सारी चीजें आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। लेकिन हालांकि आवश्यकता क्या है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को किसमें शामिल करवा देना, ब्लैक लिस्टेड करवा देना। अब ब्लैक लिस्ट करवाने से क्या होगा? अगर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, इसके किस लिस्ट में? सॉरी, एफएटीएफ की काली सूची में शामिल किया जाए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अगर शामिल कर दिया, क्या क्या होगा? सबसे पहले इस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे। एक तो बेचारा वैसे ही गरीबी भूखमरी का मारा देश है, ऊपर से और सैंक्शंस लग जाएंगे। दूसरा, कोई देश इनके साथ व्यापार नहीं करना चाहेगा, तो व्यापार में कमी आ जाएगी। अगला क्या हो सकता है कि जो वित्तीय संस्थान है, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है, वहां से ऋण लेने में मुश्किल होगी या वहां से लोन नहीं मिलेगा। तो आमतौर पर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति जाता है तो यही करता है, लोन ही मांगता है। अन्य देशों के साथ सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकेगा या सहयोग में कमी आएगी। सहयोग में कमी आएगी तो निवेश में कमी आएगी। ठीक, तो अगर निवेश में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है प्रतिष्ठा में कमी आएगी। पहली चीज तो मुझे संशय है कि प्रतिष्ठा नाम की चीज है भी कि नहीं है उसके पास। पहले इसको आप लोग तय कर लीजिएगा कि उसकी कोई प्रतिष्ठा है। जहाँ जाता है बेइज्जती करके आता है, कुछ बोलता है कोई सुनना नहीं चाहता, बीच में टोक दिया जाता है, तो उसकी क्या प्रतिष्ठा? तो ये सारी चीजें भारत कर सकता है और करवा सकता है उस पर घेर करके। अगला क्या हो सकता है कि भारत को क्या करना चाहिए? उच्च तकनीकी युक्त सीमा प्रबंधन करना चाहिए। क्या क्या, कैसे क्या प्रयोग कर सकते हो? आप ड्रोन का प्रयोग करो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रयोग करो, उसके अलावा उपग्रहों का प्रयोग करो, यानी सैटेलाइट्स का प्रयोग करो। इनके प्रयोग के माध्यम से सीमा निगरानी को बढ़ावा दो, उन्नत करो हाई टेक्नोलॉजी को लेकर के। फिर क्या है? सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता के स्तर पर क्या हो? सामूहिक, मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ बात करके, या ग्राम, क्या कहते हैं, ग्राम सुरक्षा समितियां, हाँ, ग्राम रक्षा समिति, इनको सशक्त बनाओ, इनको बढ़ावा दो। और क्या किया जा सकता है? व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली। इसके तहत क्या होगा? बाड़ बनाओ, जो इंफ्रारेड आधारित सेंसर्स हैं, इनको लगाओ कि रात बिरात भी अगर घूम रहे हो तो गोली मार दो दूर से ही देख करके। ठीक, और आंतरिक लचीलापन और सामाजिक सामंजस्य बनाए बिना इन चीजों का निदान नहीं किया जा सकता है। और खासकर जो सुभेद्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सक्रिय अतिवाद रोधी रणनीति अपनानी चाहिए। ये वही चीजें हैं जिससे आप वहाँ के लोकल लोगों के मध्य क्या है, विश्वास कायम कर सकते हो, उनका विश्वास देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति बढ़ा सकते हो। जब लिखा गया यहाँ पर कि इसमें न केवल सुरक्षा उपाय शामिल किए जाने चाहिए, बल्कि ऐसी जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से एकता को बढ़ावा देना भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जो शांति, बहुलवाद और राष्ट्रीय सामंजस्य पर जोर देती है।
ये केवल एक इकलौती घटना नहीं है जहां पर पाकिस्तान ने ऐसी कुछ नीच हरकत करने की बात की है या उसके द्वारा जो प्रायोजित आतंकवादी है। अगर हम बात करें मार्च 2000 की, मार्च 2000 की, तो मार्च 2000 में सिख कम्युनिटी पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमला करवाया गया था, जहां पर 36 लोग मारे गए थे। कौन सी कम्युनिटी थी? सिखिज्म थी। माइनॉरिटी को टारगेट किया गया था। फिर उसी वर्ष अगस्त 2000 की बात किया जाए, अगस्त 2000 की अगर हम बात करें तो जो अमरनाथ यात्री थे, अमरनाथ यात्री को लेकर के कितने मारे गए थे? वहां 32 मारे गए थे। यहाँ पर कहाँ पर? नुआन में, नुआन बेस कैंप पर गोली चलवाई गई। उसके अलावा फिर जुलाई 2001 की हम बात करें तो जुलाई 2001 में भी अमरनाथ यात्रियों पर ही गोली चलवाई गई। कहाँ पर? शेषनाग बेस कैंप पर। कहाँ पर? शेषनाग बेस कैंप पर। और इसी शेषनाग बेस कैंप में फिर से 13 लोग मारे गए, 13 किल्ड हुए। उसके अलावा नवंबर 2002 की बात करें, 19 लोग मारे गए, 19 पीपल किल्ड हुए एक आईईडी ब्लास्ट में। आईईडी ब्लास्ट क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव ब्लास्ट। आईईडी ब्लास्ट में मारे गए। कहाँ पर? लोअर मुंडा डिस्ट्रिक्ट में ये मारे गए। वहां पर आगे जा करके मार्च 2003 में, मार्च 2003 की हम बात करें तो पुलवामा जिले में एक क्राउडेड बाजार स्कूल के समीप, ठीक नहीं, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में दोबारा अगली घटना हुई थी, उसको बात करते हैं क्राउडेड मार्केट प्लेस में। हाँ, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के जो एक क्षेत्र था उसका नाम था नंदीग्राम। इस जिले पर क्या हुआ? विलेज पर 24 कश्मीरी पंडितों को मारा गया। एक दो नहीं, 24 कश्मीरी पंडितों को मारा गया। आगे जा करके ये मार्च 2003 की बात है। जून 2005 की हम बात कर लें तो जून 2005 में क्या हुआ? एक क्राउडेड मार्केट प्लेस पे या क्राउडेड मार्केट पे गोली चलवाई गई। और क्राउडेड मार्केट प्लेस वो भी कहाँ पर था? वो भी एक स्कूल के निकट था। वहां पर 13 लोग मारे गए। आगे अगर बात करें इसी को लेकर के तो बात आती है जुलाई 2017 की। फिर से कहाँ पर? अमरनाथ यात्रा बस पर 8 मारे गए कुलगांव बेस कैंप पर। फिर 2019 पुलवामा तो जानते ही हो आप लोग। 2019 में क्या हुआ? पुलवामा पर अटैक किया गया, जो आर्मी व्हीकल से उनके कानवे पे अटैक किया गया, बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। तो कोई एक घटना नहीं है, ये सारी घटनाएं कैसी हैं? और मैं टारगेट किसको किया गया? तो अगर एक इसको हटा दिया जाए तो 2019 के पुलवामा को हटा दिया जाए जहां पे आर्मी पर्सनल को टारगेट किया गया था, उसके अलावा किनको टारगेट किया गया? उन लोगों को जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, चाहे वो 2000 मार्च 2000 के सिखिज्म पे अटैक की बात हो या ये कंटिन्यूअसली अमरनाथ यात्रियों से लेकर के या हिंदुओं पर अटैक की बात हो, कोई एक घटना नहीं। अब ये सारी चीजें क्या बयान करती हैं कि आखिर क्या चाहिए उन लोगों को? समस्या तो यहीं पर आ करती है। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकते हैं और एक सामान्य जानकारी की भी आवश्यकता थी, तो जहां पर इन चीजों को लेकर के मतलब आवश्यक तो था ही जानना भी, और इसको हम समाप्त करते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, जरूरत है देश के साथ खड़े होने की, सरकार के साथ खड़े होने की। सरकार जो भी निर्णय लेती है उसके साथ हमको कंधे से कंधा मिला करके चलने की। मैं मनोज उपाध्याय, परम सिविल क्लासेस से, ठीक। धन्यवाद।